ठीक है ना। तो आपका ये अभी टाइम है, इस बैच का नाम मैंने ये रख दिया है, ठीक है ना, वर्जन 1.0। तो ये बैच है और अभी आज से प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करता हूँ। और बाकी आप लोगों को देखो, जो लोग आप में से जैम की क्लास अटेंड करना चाहे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जो जैम की क्लास चल रही है 8 से 9:30, आप लोग ये क्लास भी अटेंड कर सकते हो जिन लोगों को करना हो। हालांकि चीज़ें बहुत सारी रिपीट ही होंगी, तो मतलब रिपीट ही होंगी क्योंकि जैम में जो पूरा है वो गेट में तो है ही। तो यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ वो यहाँ भी पढ़ाऊँगा ऑब्वियसली होगा, लेकिन थोड़ा यहाँ पे एडवांस लेवल है। गेट का लेवल एमएससी लेवल एग्जाम है जैसे मैं बता रहा हूँ, और जैम बीएससी लेवल एग्जाम है, तो थोड़ा लेवल कम है। बट आप लोगों को जैम के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, गेट के भी सॉल्व करने हैं, ठीक है। जैम के जो असाइनमेंट्स है वो भी करने होंगे। जैम क्योंकि आप जैम का भी ढंग से अच्छे से तैयारी कर लोगे तो 60-70 मार्क्स का वहाँ प्रिपरेशन हो गया और फिर वो है, ठीक है। तो देखो तो मैं सीधा से यहाँ से स्टार्ट करता हूँ अभी। सो स्टार्ट विथ, अभी हम लोग ये स्टार्ट करते हैं, ये पैराग्राफ मैं पूरा कंप्लीट करूँगा, फिर हम लोग मैथ्स पोर्शन करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो मैं सीधा जो सिलेबस में जो वर्ड्स लिखा उसी से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, देखो मैं सीधा यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि सिलेबस में यहाँ लिखा हुआ है। बट मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को पता है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है, इवेंट क्या होता है, सिग्मा फील्ड क्या होता है। हाँ, ये सब आप लोगों को पहले से पता है। तो एक बार चलो क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, एक मिनट। तो बताओ आप में से ही कोई क्या डेफिनेशन है रैंडम एक्सपेरिमेंट का, एनीवन? रैंडम एक्सपेरिमेंट कैसे डिफाइन करते हो? द थिंग इज व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। और देखो जो लोग अभी क्लास कर रहे हैं तो क्लास को लोग क्लास मोड में करना, ये नहीं कि बेड पे लेटे हुए हैं पढ़ाई ऐसे क्लास कर रहे हैं, वैसा नहीं है। तुम जैसे टेबल कुर्सी पे बैठ के पेन पेपर लेके बैठो, तुम क्वेश्चन डाउट हो पूछो, मैं पूछूं आंसर करो, तो अच्छा रहेगा, है ना। तो उससे आप ज़्यादा सीखोगे और बेटर कर पाओगे। अदरवाइज से टाइम पास करने से क्या होगा, बाद में रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा तो टाइम किल होगा। तुम लेक्चर लाइव अटेंड करो और बाकी टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। सो एनीवन टेल मी व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एक्सोमेट्रिक, मतलब व्हाट इज एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन, सॉरी वो छोड़ो, पहले तो ये बताओ कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। हाँ, डेफिनेशन कोई बताओ, अपने शब्दों में बताओ तुम, इन योर ओन वर्ड, जो समझ आता है। हाँ और कोई एक बोलो, एक को बोलने दो फिर दूसरा बोलना, ताकि बाकी को पता चल जाएगा ना। ऐसे मोस्ट ऑफ यू नो, मुझे लगता है सबको पता ही है। सो स्टिल कौन बता रहे थे? हाँ एडवांस में पता हो। ओके ठीक है। कंडीशंस, ठीक है। तो ये बुक में डेफिनेशन है, हाँ ठीक है। हाँ और कुछ रह गया, यही चीज़ है। तो अच्छा, बुक्स का अगर आप सोच रहे होंगे मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं उसमें आगे बचाया हूँ, ये बता देता हूँ आप लोग को। तो चूंकि आप लोग का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा उससे, सो आप ये कर सकते हो। अभी तो मैं जो पहला जो बुक मैं जनरली फॉलो करूँगा ये होगा इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स। ये दो ऑथर हैं, वीके रोहतगी एंड AKMD सैलर। बाकी और अच्छी अच्छी बुक्स हैं, है ना, जो हॉग एंड क्रेग वाली है, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स नाम है, वो भी देख सकते हो। गुप्ता कपूर वाली है, वो भी कर सकते हो, या ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं। बट बुक्स पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं बोल रहा हूँ आप जो थ्योरी क्लास में पढ़ा रहा हूँ उसको ढंग से समझो, उस पर बेस्ड क्वेश्चन ट्राई करो, क्वेश्चन नहीं हो रहा डिस्कस करो।
बुक्स आप जब मैं थ्योरी पूरा पढ़ा चुका हूँ तो एक बार देख सकते हो क्या क्या उसमें है, तो आपको इजीली समझ आएगा, डेफिनेशंस, थ्योरम्स, एग्जांपल्स, ये सब आपको इजीली समझ आएगा। नहीं समझ आया तो मेरे साथ डिस्कस करो, तो आप रेफर कर सकते हो। जनरली मैं ये अभी डिस्कस करूँ, ये यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं इसका डेफिनेशन लिखता नहीं हूँ, ठीक है ना। इसमें यही है कि कोई एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें मोर देन वन आउटकम है और ऑल आउटकम्स आर नोन, आपको पता है कि क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, एंड एग्जैक्ट रिजल्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, है ना। एक्सपेरिमेंट से पहले आप ये नहीं बता सकते कि मान लो एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आने वाला है उसका, या एग्जैक्ट आउटकम क्या आने वाला है उस एक्सपेरिमेंट का, है ना। ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट एग्जैक्ट रिजल्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस, एंड फिर दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस, ये चीज़ है। तो ये बुक में इसका डेफिनेशन है। सो मतलब वही है कि आउटकम्स तुम जानते हो रैंडम है, क्योंकि एग्जैक्ट रिजल्ट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट, दैट्स व्हाई इट इज रैंडम, ठीक है। सो एक तो ये है, बाकी अगर बुक्स में देखोगे तो पता चल जाएगा क्या है। दूसरा आता है सैंपल स्पेस। तो ये क्या होता है सैंपल स्पेस, हाउ डू डिफाइन सैंपल स्पेस? हाँ, कलेक्शन ऑफ ऑल आउटकम, सिंपल, collection of all possible outcome of a random experiment is called sample space। ये मैं लिखूँ या ओके है ना तुम लोग, क्योंकि मैं इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा, क्योंकि ये जानते होगे तुम लोग पहले से, तो आगे वहाँ से स्टार्ट करो, अदरवाइज लिख भी सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सैम्पल स्पेस क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ओके। इवेंट क्या होगा? हाँ, सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस। सो एनी सबसेट ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज एन इवेंट, अभी के लिए, है ना। आगे इसके बाद आता है इवेंट स्पेस। सो इवेंट स्पेस, अच्छा ऐसे कोई तो नहीं जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लोग हैं, क्योंकि जैम में ऐसा है तो वहाँ मैं एकदम जीरो से पढ़ाता हूँ। यहाँ पे मुझे लगता है कि लोगों का ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड होगा, आप लोगों का थोड़ा बहुत, है ना। तो ऐसा ना बिल्कुल कुछ नहीं आता है, ये सब बिल्कुल नहीं पता है, तो फिर इसका लिखाना पड़ेगा मुझे उसके लिए फिर, है ना। ये है। सो तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आता हूँ मैं। जी जी, इवेंट स्पेस, हाँ उसकी बात कर रहा हूँ, उसको मैं लिख रहा हूँ अभी। इवेंट स्पेस या मेनली जो सुटेबल वर्ड है वो है सिग्मा फील्ड, तो इसको मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। इवेंट स्पेस ही सिग्मा फील्ड एक्चुअली। सो सिग्मा फील्ड का डेफिनेशन क्या है? सेट ऑफ सैंपल स्पेस, oh, power set of sample space, yes. So this is one example actually, that is not the definition. So yes, power set of sample space is always a sigma field, correct. So what is the definition? How can we check कि a set is a sigma field or not? किसी भी नॉन एम्प्टी सेट का जो सबसेट होगा वो सिग्मा फील्ड होगा? नहीं, अभी उसने एग्जांपल बताए थे, है ना, कि पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस इज अ सिग्मा फील्ड, ट्रू। बट डेफिनेशन क्या है? कोई अगर रैंडम सेट देता हूँ, सो हाउ विल यू बी एबल टू डिसाइड कि ये सिग्मा फील्ड है कि नहीं है? कैसे डिसाइड कर पाओगे? इस साल जैम में भी ये क्वेश्चन आया था, गेट में भी आते हैं कि आपको 4 सेट दे रखा है, यू हैव टू चूज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्मा फील्ड, विच वन इज नॉट। कैसे डिसाइड कर पाओगे? हाँ, क्या वही पूछना, क्या आप लोगों को आइडिया है? देखो जब आप डिस्कस करोगे बताओगे ना तो ये समझ आएगा आप कहाँ गलती कर सकते हो, वरना जैसे अब ऐसे तो किताब में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। द थिंग इज टू अंडरस्टैंड कि क्या आप जो चीज़ लिखी है वो आप समझ पा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए टीचर वहाँ हेल्प करता है कि वो समझने में आपको हेल्प करेगा एक्चुअली। तो जैसे कुछ लोग बता रहे हैं, तो इससे मुझे ये समझ आ रहा है कि आप लोगों को भी ठीक से याद नहीं है ना, या जिनको क्लियरली, हाँ मतलब क्लियरली पता नहीं है, अच्छे से थोड़ा थोड़ा पता है। सो बस मैं पूछता हूँ इसलिए ताकि मुझे पता चले किन बच्चों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, किन को पहले से आइडिया है। कोई बताओ, एनीवन जो रिपीटर लोग? हाँ,
यस यस, वो यूनियन करेगा तो बाद में इंटरसेक्शन प्रूव हो जाएगा वो। तो डेफिनेशन में यूनियन ही है, लेकिन वो सेट क्या होगा, आपने क्या बताया, सेट क्या सैंपल स्पेस का सबसेट है? हाँ, सेट ऑफ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, यस, इट इज द सेट ऑफ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। देखो इसका डेफिनेशन मैं लिख देता हूं। सो लेट ओमेगा बी अ सैंपल स्पेस, ऐसे द होगा, ओमेगा इज द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो मान लिया इस सैंपल स्पेस, या ओमेगा यहाँ ले रहा हूँ, ओमेगा एक सैंपल स्पेस है किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, तो हम लोग क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे, सो अ सेट, अब कोई भी नोटेशन तुम ले सकते हो, कुछ बुक में एफ दिया रहता है सिग्मा फील्ड के लिए, कुछ में ए रहता है ना, तो मैं यही लेके चलता हूँ, अभी लिखा रहा था मैं। सो अ सेट ए, तो ये सेट क्या एक्चुअली ए के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे ना वो इवेंट्स होंगे, ये जो ए है, ए इज द सेट ऑफ इवेंट्स, ये जो ए मैं लिखना चाह रहा हूं, तो सेट, दिस इज द सेट ऑफ इवेंट्स, मतलब इसके जो एलिमेंट्स होंगे इवेंट्स होंगे, और इवेंट्स क्या होते थे, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, अभी जानते थे ना। तो यहां पे क्या होगा, सेट ए इज या मैं ऐसे बोल दूं कि मान लो लेट, हाँ ठीक है चलेगा, ए इज सेट ऑफ सबसेट्स, या थोड़ा सा मैं बेटर वर्ड लिखना चाह रहा हूं, सो ऐसा लिख देता हूं, अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा। देखो तो एक कलेक्शन मतलब सेट है एक्चुअली, सो अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ओमेगा, या वही चीज था जो पहले लिख रहा था कि अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ, सेट ऑफ सबसेट, इसका नाम मैं ए ही रख देता हूं, चलो, अ सेट ए ऑफ सबसेट ऑफ ओमेगा इज सेड टू बी सिग्मा फील्ड, ठीक है ना। सो सिग्मा फील्ड इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग थ्री कंडीशंस। सो यहाँ पे थ्री कंडीशंस हैं। द फर्स्ट कंडीशन इज एम्प्टी सेट और सैंपल स्पेस, कोई एक लिखा रहेगा डेफिनेशन में। सो एम्प्टी सेट मस्ट बी इन ए। द सेकेंड इज इफ E belongs to A, so E is an event, event belongs to A, then इसका complement उसमें होना ही चाहिए, so E complement must be in A. And the third is if E1, E2 and so on countable number of events हैं, if they are in A then union इसमें होना ही चाहिए, E1, E2, E3, E4, E5 सब दे बिलोंग्स टू A। सो ये सिग्मा फील्ड का डेफिनेशन है, एक बार चेक कर लो, किसी को डाउट है तो पूछो, अगर आपको इसमें कुछ क्वेरी है तो यू कैन आस्क, ठीक है ना। ये डेफिनेशन हो गया सिग्मा फील्ड का। अब एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल लिखता हूं एक मैं, तुम ट्राई करो। सो एक बार डेफिनेशन तुम जाओ तो नोट कर सकते हो, मैं भी एग्जांपल लिखूंगा एंड यू हैव टू डिसाइड कि वो सिग्मा फील्ड है कि नहीं है ना। सो यू हैव टू डिसाइड दैट। फाइनाइट, हाँ क्या कहना चाह रहे हो, नहीं समझ आया। हाँ वो ऑब्वियसली करेगा, तो वो सब आगे के थ्योरम्स हैं, डेफिनेशन ये है, वो थ्योरम है, इंटरसेक्शन बिलोंग करेगा, यस। हाँ ये क्या, एम्प्टी सेट, इम्पॉसिबल इवेंट, डेफिनेशन है एम्प्टी सेट, दिस इज एम्प्टी सेट, फाई एम्प्टी सेट, सो एम्प्टी सेट मस्ट बिलोंग टू ए, ये हाँ, अगर लैंग्वेज में देखोगे तो ऐसा लिखा रहता है
कि अ सेट कंटेनिंग एम्प्टी सेट विच इज क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट एंड क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन, ऐसा लिखा रहता है इंग्लिश। अगर तुम बुक में डेफिनेशन पढ़ोगे तो ये लिखते हैं क्लोज्ड अंडर कॉम्प्लीमेंट एंड क्लोज्ड अंडर काउंटेबल यूनियन, ऐसा लिखा होगा। तो क्लोज का हाँ यस। थर्ड कंडीशन में यूनियन ही आता है क्या? थर्ड कंडीशन में यूनियन ही आता है क्या? इंटरसेक्शन भी ले सकते हैं, डेफिनेशन में यूनियन है, वो बाद में थ्योरम हो जाता है कि इंटरसेक्शन भी होगा। मतलब अगर फर्दर अगर मैं थ्योरम लिखूं, सो लेट्स से इफ आई राइट द थ्योरम, सो द थ्योरम सेज कि इफ लेट्स से ए ये हमारे पास है एंड बी अ सिग्मा फील्ड, दिस बी अ सिग्मा फील्ड एंड मान लो ऐसा है सच दैट E1 E2 up to so on they belongs to A, then E1 intersection E2 intersection E3 and so on they will also belong to A। so ये थ्योरम में आता है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ डेफिनेशन। जो मैंने वहां लिखा था वो पार्ट ऑफ डेफिनेशन था, ये चीज है। जी और देखो ये सब सिर्फ नोटबुक में ना रह जाए, ध्यान रखना, जब नेक्स्ट टाइम जब आगे पढ़ाऊंगा तो ये सब यूज होगा, तो मैं पूछूंगा, तो आपको इतना कैपेबल बनना है कि बिना नोटबुक देखे आप बता सको कि हाँ आपके दिमाग में है कि ये चीज़ ऐसी होती है, तो तभी तो एग्जाम में लिख पाएंगे, है ना। हर चीज़ नोटबुक लेके एग्जाम नहीं जाना था, आपको चीज़ों को दिमाग में फिट करना है, समझना है कि डेफिनेशन ये है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस करना है। थ्योरीज एक बार लाइव क्लास में कर लिए, हो गया। अभी असाइनमेंट ग्रुप में मैंने भेजे हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन, आप उसको ट्राई करो, और भी भेजूंगा अभी रात को और असाइनमेंट्स, आप प्रॉब्लम सॉल्व करो एंड देन जैसे थ्योरी चल रहा है प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो। जब एंड होगा थ्योरी तो हम लोग फिर उसके डिस्कशन करेंगे क्लास में, प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास होगा। थ्योरी में भी कराऊंगा क्वेश्चन अभी मैं, बट बाद में एंड में एक बार जितने असाइनमेंट भेजे होंगे उसमें जो भी आप लोगों के क्वेश्चन होंगे वो हम क्लास में प्रॉपर डिस्कस करेंगे। डाउट क्लास तो अलग है, इसमें डिस्कशन होगा एंड में। सर कोई एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें कि फर्स्ट और सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रहा हो और थर्ड फुलफिल ना होने की वजह से वो सिग्मा फील्ड नहीं हो? जी जी बिल्कुल मिल जाएगा, देखिए तो सो देखिए ट्राई करते हैं। सो जैसे अगर एग्जांपल देखना है, देखो एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट लेता हूं, चलो थोड़ा सा लार्ज लेता हूं। अ डाई इज रोल्ड, सो ये एक एक्सपेरिमेंट है ना। रोलिंग अ डाई इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, तो सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। अब बताओ इसके पास कितने सबसेट्स हैं टोटल, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब कितना, 64। 64 सबसेट्स टोटल हैं। अब जो मैं यहाँ पे डाई को रोल किया, अब मैं जो ए कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, सो देखो जो मैं ए कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, सो आई कैन कंस्ट्रक्ट A1। तो जो सिग्मा फील्ड है एक्चुअली इज अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सिग्मा फील्ड इज अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सो इट इज नॉट नेसेसरी टू चूज ऑल सबसेट्स, यू कैन चूज फ्यू ऑफ देम। अगर सारे चूज कर लोगे तो ऑब्वियसली वो सिग्मा फील्ड होगा, जो कि ट्रिवियल केस है। तो पावर सेट मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। सो अगर आप जितने भी सबसेट, उसका मैं कलेक्शन बना लूँ, चलो मैं बना देता हूँ पहला कि लाइक 5 सेट कंटेनिंग 1 सेट कंटेनिंग 2, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें सारे सबसेट मैंने ले लिए। सो आई वांट टू से कि 5 के जितने भी सबसेट मैंने सारे ले लिए। तो अगर ये वाला जो सेट है ना, ऑब्वियसली तो मुझे लगता है इससे बेटर ये एग्जाम्पल लेने के बजाय आपको मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ, है ना। सो ये इसी को कंटिन्यू करें, चलो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं, देखते रुक जाओ। दूसरा जो आपने पूछा था ना कि ऐसा क्या है, तो मैं बनाता हूँ A2 मान लो 5 है, 1 2 है, और 1 2 का क्या होगा यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या होगा,
3 4 5 6 है और ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4 5 और यहाँ तुम ले लो 4 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सैंपल स्पेस ले लिया। तो आपको चेक करना है कि क्या ये सिग्मा फील्ड है। कोई बात नहीं, 4 ले 6 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम एग्जांपल, चलो यहाँ 6 ले लेते हैं, 1 2 3 6, ठीक है, ठीक है ना, 4 5 इधर 6 ले लो, सो 1 2 3 6, ठीक है। अब देख लो, तो आपको ये तो इसमें कोई डाउट नहीं है ना, पावर सेट में ये मैंने ऑल सबसेट ले लिए, तो ये एक्चुअली सारी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। 5 इसमें है, वो तो है ही, कोई भी सेट लो उसका कॉम्प्लीमेंट इसमें होगा ही, क्योंकि पावर सेट ले लिया हमने, यूनियन इंटरसेक्शन सब होगा। इसको जरा चेक करो कि क्या ये सिग्मा फील्ड है। तो आपको कंडीशन चेक करने पड़ेंगे, है ना। अब आपको चेक करना है कि ये जो सेट मैंने बनाए हैं क्या ये सिग्मा फील्ड है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेफिनेशन याद करना पड़ेगा। क्या चेक करने की जरूरत है, तो डेफिनेशन कहता है कि सेट ऑफ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, उसको सिग्मा फील्ड बोलेंगे अगर एक तो एम्प्टी सेट होना चाहिए, कोई भी सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी वहां होने चाहिए, और कुछ सेट्स हैं तो उसका काउंटेबल यूनियन। यहाँ जरूरी नहीं है कि लाइक टेकिंग ऑल, यहाँ बताने का मतलब ये है कि यू चूज 2 ऑफ देम, उनका भी यूनियन, यू चूज 3 ऑफ देम, उसका यूनियन, एंड इफ यू चूज ऑल ऑफ देम देन उनका यूनियन, तो वो यूनियन हमेशा उसमें रहेगा हमेशा। यहाँ ये मीनिंग है। सो एक बार चेक कर लो, जैसे पहला वाला तो सिग्मा फील्ड है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इसमें सारे सबसेट लिख दिए हैं, तो एम्प्टी सेट भी है, कॉम्प्लीमेंट भी होगा, यू चूज एनी 2 एनी 3 एनी 4 और ऑल एट अ टाइम, सबका यूनियन इसमें होगा ही। अब इसकी बात करते हैं, तो ये जिनको लग रहा है सिग्मा फील्ड नहीं है, तो क्यों नहीं है बताइए। नहीं है, तो अभी कोई क्वेश्चन पूछा था ना सर, कोई ऐसा एग्जाम्पल बना सकते हैं जब पहला दूसरा ट्रू हो तीसरा ट्रू ना हो, ये एग्जाम्पल है वो। ये सिग्मा 3 नंबर का पॉइंट नहीं समझ पा रहे, मैं लिख के बताता हूँ। देखो, जैसे कहना, मान लो हमने सपोज ये E1 है मेरा एग्जाम्पल के लिए, और ये E2 है, सो व्हाट इज E1 यूनियन E2, व्हाट इज 1 2 4 5, एंड क्या ये जो सेट आया है, डू यू सी दिस सेट इनसाइड दिस A2, कहीं पे है इसमें? नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि ये सिग्मा फील्ड नहीं होगा, क्योंकि तीसरी वाली कंडीशन फेल हो रही है, तो इसलिए ये सिग्मा फील्ड नहीं है एक्चुअली, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ सिग्मा फील्ड। और कुछ छोटा सा एग्जांपल लेना है, तो जैसे छोटा सा एग्जांपल में ये है कि मान लो सिंपली मैंने कहा कि अ कॉइन इज टॉस्ड, मान लो ये मैंने ले लिया कि अ कॉइन इज टॉस्ड, एक कॉइन को हमने टॉस कर दिया सिंपली, तो आप जानते हो सैंपल स्पेस है हेड कॉमा टेल, इसके पास 4 सबसेट है, तो जैसे मैं अभी बना रहा था, A1 है, मान लो सेट कंटेनिंग 5, मतलब ये तो सबसेट इसके पास 4 है। अब तुम सेट ऑफ सबसेट बना सकते हो, जो सबसेट्स हैं वो 5 है, सेट कंटेनिंग H, सेट कंटेनिंग T, सेट कंटेनिंग HT, जो कि सैंपल स्पेस ही है। सो ये सबसेट्स है यहाँ पे। अब मैं देखो, तो यू हैव टू मेक सेट ऑफ सबसेट्स, तो इसे पहला मैंने बनाया सेट ऑफ सबसेट्स, दूसरा मान लो मैंने बना लिया कि सेट कंटेनिंग ओमेगा हो गया, तीसरा है सेट कंटेनिंग 5 सेट कंटेनिंग ओमेगा, चौथा हो गया कि सेट कंटेनिंग H सेट कंटेनिंग T, पांचवा हो गया कि मैं इसका पावर सेट ले लूं, तो इसका मैं पावर सेट लूंगा, तो पावर सेट मीन्स सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, है ना, पावर सेट मीन्स सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 सेट कंटेनिंग H सेट कंटेनिंग T सेट कंटेनिंग HT, तो ये पावर सेट हो गया। A6 मान लो हमने ले लिया कि
5HT ये हो गया। मैंने 6 यहाँ पे बनाए हैं सेट ऑफ, हाँ ओमेगा होगा मतलब जी 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 वो ओमेगा ही है। हाँ ये जो HT है आप सही कह रहे हैं, ये ओमेगा ही है। सो बात बराबर, आप ओमेगा लिख दो या HT लिख दो, सेम बात है जी। तो वो ओमेगा ही है एक्चुअली। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड, ये सैंपल स्पेस है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट था, ये सैंपल स्पेस के पॉसिबल सबसेट था। इस सबसेट्स के हेल्प से मैंने कुछ सेट्स बनाए। अब आपको डिसाइड करना है कि इन A1 से A6 तक जो भी सेट्स हैं इनमें से कौन कौन सा सिग्मा फील्ड होगा। ओके बाकी लोग देख लो। तो सिंपल, देयर आर 3 कंडीशंस कि एम्प्टी सेट मस्ट बी देयर, तो वो यहाँ पे है। एंड सेकंड कंडीशन इज जो भी सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। तो एम्प्टी सेट है, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज अ सैंपल स्पेस व्हिच इज नॉट देयर, सो इट इज नॉट अ, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, सो दिस सेट इज नॉट सिग्मा फील्ड। A3 में, अच्छा A2 देख लो, एम्प्टी सेट शुड बी देयर, इट इज नॉट देयर, तो ऐसे ही सिग्मा फील्ड नहीं है, जो डेफिनेशन मैंने लिखे हैं उसके हिसाब से। अब यहाँ पे A3 में देख लो, फाई एन सैंपल स्पेस, सो फाई का कॉम्प्लीमेंट सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का कॉम्प्लीमेंट फाई हो गया। तो एम्प्टी सेट इज देयर, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट लोगे इट इज प्रेजेंट देयर। यू चूज एनी 2 सेट, इसमें 2 सेट्स ही हैं इसमें जस्ट, तो अगर इसका यूनियन लोगे तो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसका जो यूनियन है वो उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसका फाई यूनियन है ना सैंपल स्पेस, तो ऑलरेडी यूनियन उसमें है। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन इज ऑलरेडी प्रेजेंट, है ना, कि यही होगा। सो दिस इज अ सिग्मा फील्ड बिकॉज ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। सो दिस इज नॉट अ पावर सेट बट इट इज अ सिग्मा फील्ड एक्चुअली, ठीक है ना, तो पावर सेट नहीं है ये। अब यहाँ पे देखो फोर्थ में एम्प्टी सेट इज नॉट देयर, सो दिस इज नॉट अ सिग्मा फील्ड, ठीक। A5 में देखो, A5 तो पूरा पावर सेट आ गया, तो एम्प्टी सेट इज देयर। सेकेंड कंडीशन था कि यू चूज एनी सेट देयर कॉम्प्लीमेंट इज देयर, तो वहां कॉम्प्लीमेंट जरूर होगा। तो फाई का कॉम्प्लीमेंट सैंपल स्पेस, H का कॉम्प्लीमेंट T का कॉम्प्लीमेंट H, और सैंपल स्पेस का कॉम्प्लीमेंट फाई है, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी है। सो ये सिग्मा फील्ड यूनियन, you take union of any 2 or any 3 or all 4, it will always be in the same set, तो यूनियन लोगे तो सेट में ही आएगा, so that's why it is a sigma field। अब यहाँ पे क्या है, फाई है बट फाई का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, फाई का कॉम्प्लीमेंट है सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस इज मिसिंग हेयर, सो इट इज नॉट अ सिग्मा फील्ड, ठीक है ना। सो किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ। ओके सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीजें ऑलरेडी क्लियर है ना, ये वाली। यस यस टेल। ओके तो आपके लिए एक सलाह ये है कि आप ना 8 to 9:30 वाली क्लास भी अटेंड कीजिए और 9:30 to 11 वाली भी अटेंड कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जैम का बैच है तो जैम में 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप आज के जैम का लेक्चर अटेंड करते तो हमने आज पूरे अराउंड 1-1.5 घंटे की क्लास हुई है, 1-1.5 घंटे में मैंने बस आज वहाँ पे ये पढ़ाए हैं, मतलब उसमें ये और ये चला है, बस ये 3 चीज़ें पढ़ाए हमने 1.5 घंटे वहाँ पे, और उसके आगे से यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि ये गेट बैच है तो गेट का सिलेबस मास्टर्स लेवल का है, तो थोड़े से जैम के सिलेबस से ज़्यादा, मतलब सिलेबस थोड़ा वास्ट है बट क्वेश्चन जनरली इक्वल लेवल के ही आते हैं दोनों एग्जाम में। ये तो आप क्या करो, दोनों अटेंड करो डेली, आप 8 to 9:30 भी अटेंड करो, 9:30 to 11 भी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी दोनों में रिपीट हो रही होंगी, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, जब रिपीट होगा उसमें ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। सो आप दोनों अटेंड करो। हाँ और इवन जो जैम बैच है मैं पहले बता चुका हूँ, कल अगर आप रहे होंगे तो कल पूरा हमने कहानी बताए थे कि जैम की जो पूरी सिलेबस 100 मार्क्स का जो सिलेबस है दैट कंट्रीब्यूट 65 मार्क्स इन द गेट, ठीक है। सो वो हो गया 15 मार्क्स एप्टीट्यूड एंड रेस्ट 20 मार्क्स एक्स्ट्रा है। सो ये अप्रॉक्स आइडिया है, 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकता है,
सो दिस इज अप्रॉक्स आइडिया। तो आप जैम के ढंग से पूरे सिलेबस कवर करोगे, PYQs करने हैं, तो आपके 65 मार्क्स की तैयारी ऐसी हो जाएगी, 60 to 70 मार्क्स की ये है। सो एनीवे, तो हम लोग है ना, तो ये क्योंकि मैं यहाँ से स्टार्ट किया हूँ, तो मैं ये मान रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी आते हैं, ठीक है ना। तो ये सब हमने डिस्कस नहीं किया बिकॉज मैं मान रहा हूँ कि स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड के लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि गेट की तैयारी कर रहे हो तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइडिया है। अगर आइडिया नहीं है देन आपको जैम की क्लास अटेंड करनी, क्योंकि जैम में बहुत बेसिक से पढ़ाऊंगा वहाँ पे ये। आइए हम सीधा यहाँ पे आते हैं, जो यहाँ पे डेफिनेशन है। तो अब आता है एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन से पहले आता है क्लासिकल डेफिनेशन, क्योंकि आपको जानना पड़ेगा कि एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। सो एक आता है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। बताइए कोई। सो व्हाट इज क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एनीवन? जी। सो ये जो फॉर्मूला आप बचपन से हम लोग यूज करते आए हैं कि इक्वली लाइकली स्पेस कंडीशन है उसका ना। हाँ, तो जो लोअर क्लास से हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते आए हैं, तो वहाँ आप यही करते थे ना कि कितने एलिमेंट इवेंट में अपॉन टोटल सैंपल स्पेस में कितने हैं। लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कि वो डेफिनेशन या जो फॉर्मूला बहुत बार गलत आंसर देगी या बहुत बार वैलिड ही नहीं होगा अप्लाई करना। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जो हम अब तक यूज़ करते आए हैं लोअर क्लासेस में, वो कब यूज़ करेंगे और कब यूज़ नहीं करेंगे। तो इसका जो डेफिनेशन है, जैसे वो बता रहे थे ना कि मान लो ऐसा है, लेट ओमेगा बी द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो ओमेगा क्या है? सैंपल स्पेस है एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का। अब यहां रेस्ट्रिक्शंस हैं, सच दैट ओमेगा हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सैंपल स्पेस के पास, सैंपल स्पेस क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। सो दैट पॉसिबल आउटकम हैज टू बी फाइनाइट, ठीक है। बट ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जहां पे सैंपल स्पेस इन्फिनाइट आएगा, ठीक है ना, तो उसमें ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। तो द फर्स्ट थिंग इज कि सैंपल स्पेस को एक फाइनाइट सेट होना चाहिए। सो सच दैट ओमेगा हैज अ फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स एंड each outcomes are equally likely, each outcomes are equally likely to occur। सो ये रेस्ट्रिक्शन है इस डेफिनेशन का, ठीक है ना, कि यहां पे क्या रेस्ट्रिक्शन है कि सैंपल स्पेस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए और ईच एलिमेंट्स इक्वली लाइकली होनी चाहिए, उसके बाद ये डेफिनेशन काम करेगा। तो जिन एक्सपेरिमेंट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स यू कैन नॉट यूज दिस डेफिनेशन, जिसमें आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं है यू कैन नॉट यूज दैट डेफिनेशन, ठीक है। सो अब मान लो ऐसा है कि लेट ई बी एन इवेंट ऑफ ओमेगा। तो मुझे बताओ अभी इस ई में और ओमेगा में क्या रिलेशन है? इवेंट का क्या डेफिनेशन है? हाँ, तो यहां मतलब ये है अभी कि जो E है इज अ सबसेट ऑफ ओमेगा। सो एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। अभी के लिए सिग्मा अलजेब्रा के बाद थोड़ा डेफिनेशन चेंज होगा जो आगे मैं यूज करूंगा, तो अभी के लिए यूज करता हूं। तो सैंपल स्पेस का जो सबसेट है वो इवेंट है अभी के लिए। सो ई बी एन इवेंट ऑफ ओमेगा, मतलब ये हो गया दैट इज ई सबसेट ऑफ ओमेगा। देन सो क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। सो हमेशा हम प्रोबेबिलिटी इवेंट की निकालते हैं। इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है। सो वी ऑलवेज फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ओनली। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। तो आप लोग जानते हो कि नंबर ऑफ आउटकम्स ई अपॉन नंबर ऑफ आउटकम इन सैंपल स्पेस, मतलब ये हो गया
कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, स्पेलिंग देख लेना इसका, सो फेवरेबल आउटकम्स टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये पढ़ लोगे ना राइटिंग, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन ओमेगा। ठीक है, देखो ये डेफिनेशन है। तो ये फॉर्मूला आप तभी यूज कर पाओगे जब सैंपल स्पेस फाइनाइट हो एंड सैंपल स्पेस के आउटकम्स इक्वली लाइकली हो, देन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। ये क्लासिकल डेफिनेशन है जिसमें जो हमेशा वैलिड नहीं है ना, जब सैंपल स्पेस में फाइनाइट एलिमेंट हो जाएगा तो यू कैन नॉट यूज दैट। इस एग्जांपल के लिए मैं अगर आपसे पूछूं, एक एग्जांपल है, जैसे क्वेश्चन 1 है, अ कॉइन इज टॉस्ड, अ कॉइन इज टॉस्ड repeatedly until we get a head। मान लो ये लिखा मैंने कि a coin is tossed repeatedly until we get head, मैं तब तक टॉस करूंगा जब तक कि हेड ना आ जाए। तो इसका जो सैंपल स्पेस क्या होगा जी, बताइए आप में से कोई, इसका सैंपल स्पेस क्या है? एंड सो ऑन। तो इसके पास कितने आउटकम्स हैं इस सैंपल स्पेस में? इनफाइनाइट। सो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब मैं एक इवेंट देता हूं आपको एग्जांपल के लिए, इफ आई गिव यू वन इवेंट, लेट्स से मैं पहले 3 ही सेलेक्ट कर लेता हूं, या मान लो TH और एक है TTTH, मान लो ये दिया, और मैं तुमसे पूछता हूं व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E, तो क्या हम ये फॉर्मूला लगा पाएंगे जो पीछे लिखा था? तो क्या आप लोगों को ये लगता है 3/∞ होगा? हैं? 3/∞ होगा? क्यों होगा? तो आपको यही समझना कि ये गलत है, ठीक है ना। सो दिस इज द रॉन्ग आंसर, दिस इज नॉट द आंसर एक्चुअली। क्यों नहीं है? क्योंकि है ना, सो यहां पे ये फॉर्मूला तब वैलिड था जब क्या होना चाहिए, यहां पे फॉर्मूला कब वैलिड है, जब फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम होगा, ओमेगा हैज फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स एंड ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली टू ऑकर। तो यहां पे क्या हुआ एक्चुअली, इसमें तो ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपके पास सैंपल स्पेस में फाइनाइट आउटकम्स हो। क्या यहाँ पे फाइनाइट आउटकम है? हाँ, यहाँ काउंटेबली इनफाइनाइट है एक्चुअली, आप सही कह रहे हैं, बट डेफिनेशन कहता है कि फॉर्मूला तभी लगा पाओगे जब क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो फाइनाइट सेट और काउंटेबली इनफाइनाइट सेट अलग अलग है ना, फाइनाइट सेट कैन नॉट बी काउंटेबली इनफाइनाइट एक्चुअली, ये काउंटेबली इनफाइनाइट फाइनाइट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये नहीं कर सकते। इसका तरीका क्या है, तो इसका तरीका आगे पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन यूज करके, है ना। तो ये यस, इसमें दोनों कंडीशन फेल हो रहा है। द फर्स्ट थिंग इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स एंड द सेकेंड थिंग आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, दोनों कंडीशन यहाँ फेल हो रहा है इस क्वेश्चन में। यस, हाँ हाँ जी सयानी, क्या पूछे आप? हाँ, जैसे मान लो किसी को कुछ क्लियर ना हो तो यू आस्क। ये लाइव क्लास का और गूगल मीट पे क्लास का यही फायदा है कि आप पूछ सकते हो और मैं बोल सकता हूँ। इसी तरह इंटरेक्टिव लगता है कि मुझे लगता है मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, सामने बच्चों का नाम दिख रहा है मुझे, और है ना, तो इससे मुझे लगता है कि ऑफलाइन ही है, भले बच्चे के फेस नहीं दिख रहा है, फोटोज दिख रहे हैं लोगों के, इस तरह से है तो ठीक लगता है। वरना ऐप पे पढ़ाऊंगा तो ऐप पे क्या है, तुम बस चैट लिखते रहोगे, फिर मैं चैट पढ़ना पड़ेगा, तो उससे थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए जब भी कुछ क्वेरी हो आप पूछो, बिना ये सोचे कि बगल वाला क्या सोचेगा, दूसरा क्या सोचेगा, आपको सीखना है तो यू आस्क, ये चीज़ है। चलिए, तो क्वेश्चन ये आया है कि व्हाट इज इक्वली लाइकली आउटकम। ऐसे नाम ही नहीं बता रहा है, ऐसे नाम ही बता रहा है एक्चुअली ये चीज, हाँ है ना, नाम ही बता रहा है कि इक्वली लाइकली है, क्या मतलब है कि नाम खुद ही एक्सप्लेन कर रहा है डेफिनेशन को, क्योंकि इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। तो मैं बोलूंगा किसी सैंपल स्पेस में
सो मान लो आउटकम्स ऑफ सैंपल स्पेस ओमेगा आर इक्वली लाइकली, क्योंकि ये डेफिनेशन नाम में ही डेफिनेशन है, इसमें कुछ खास नहीं है। आउटकम ऑफ सैंपल स्पेस आर इक्वली लाइकली इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल चांसेस ऑफ अकरेंस या दे हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। ईच आउटकम की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी अकर होने की, या ईच आउटकम का चांस सेम रहेगा अकर होने का, तो वो इक्वली लाइकली है। जैसे एग्जांपल के लिए एक फेयर कॉइन को टॉस कर रहे हैं हम, तो फेयर कॉइन को अगर एग्जांपल के लिए फेयर कॉइन इज टॉस्ड, ठीक, तो हमने एक फेयर कॉइन को टॉस किया, तो सैंपल स्पेस में क्या होगा, तो यहां पे जो सैंपल स्पेस है वो है ht, सो अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ht। अब चूंकि मैं बोला हूं फेयर कॉइन है, सो व्हाट इज द चांस ऑफ अकरेंस ऑफ हेड एंड व्हाट इज चांस ऑफ अकरेंस ऑफ टेल, इक्वल है कि नहीं है? तो इसका मतलब है कि ओमेगा हैज इक्वली लाइकली आउटकम्स। सो यहां पे क्या है कि जो सैंपल स्पेस के जो भी आउटकम्स है वो सब इक्वली लाइकली है, बिकॉज दे हैव इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस और दे हैव इक्वल चांस ऑफ अकरेंस। ठीक है, ये चीज है जो कि यहां पे नहीं है। अगर मैं आपको बात बताऊं यहां पे, सो दिस आउटकम हैज प्रोबेबिलिटी 1/4 ऑफ अकरेंस, 1/2 into 1/2। इसके पास है 1/2 1/2 1/2 1/2, कितना हो गया? अगर फेयर कॉइन है तो 1/16 हो गया। सो नॉट इवन इसमें ये 1/2 है, 1/4 1/8, तो सबके डिफरेंट चांस है ऑकरेंस के एक्चुअली, सो दे आर नॉट इक्वली लाइकली। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिखता हूं, देखो एक और एग्जांपल लिखता हूं। सो a die is rolled if prime number comes, if prime number comes then toss a coin, if या otherwise coin, otherwise toss a pair of coin। ठीक, तो पहले तो मुझे तुम लोग ये बताओ कि इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे। व्हाट इज अ सैंपल स्पेस हेयर? क्वेश्चन समझ आया कि एक कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगी, नहीं मैंने डाई को रोल किया है तो या तो प्राइम आएगी या प्राइम नहीं आएगी। तो प्राइम नंबर्स H2, H2, T3, H, 5H, 5T, यस, उसके बाद 2H, 2 कॉइंस है उसके बाद 2HH, 2TT, 3HT, like this। हाँ देखो, सो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं 1 to 6 में? 2 3 5। सो आइदर प्राइम नंबर विल कम और नॉन प्राइम 1 2 4, ये रह गया, सॉरी 1 4 6 ना, सो 1 4 6, so 1 4 6। so when you toss a coin, sorry when you toss throw a die, so either this will come or this will come। अगर प्राइम नंबर आता है then you are tossing a coin, so means हेड या टेल पॉसिबिलिटी है। अगर ये नॉन प्राइम आता है देन यू आर टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, है ना, सो देन यू आर टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, पेयर ऑफ कॉइन। सो उस केस में आपके आउटकम्स होंगे एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ये है। सो अगर 2 3 5 आएगा तो ये हो गया, 1 4 6 है तो ये हो गया। अब यहां से सैंपल स्पेस, सो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2h, है ना, 2h 2t 3h 3t। आप लोग जानते हो ना हाउ टू मल्टीप्लाई सेट्स, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। पेयर बना सकते हो, ऑर्डर पेयर यू कैन टेक। हाँ, सो ऑर्डर पेयर लेने के बजाय मैं ऐसे ही साथ में लिख रहा हूँ, सो आई कैन राइट 2, H इस तरह से, बट मैं ऑर्डर पेयर नहीं बना। 2h 2t
है ना, 3h 3t 5h 5t, यहाँ से आ जाएगा ना, फिर यहाँ पे 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, तो इस तरह चलता रहेगा, लाइक 1h इस तरह से चलता रहेगा और लास्ट एलिमेंट होगा 6tt। सो इसमें टोटल 18 एलिमेंट है, ठीक। अब जरा समझिए, सो नाउ सो दिस इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, दिस इज अ सैंपल स्पेस, ये सैंपल स्पेस आ गया। अब मैं आपको एक इवेंट देता हूँ, सो इफ आई गिव यू इवेंट, एग्जांपल के लिए मान लो 2h ले लिया और एक यही ले लो 6tt ले लिया, एक और देना है, मान लो जैसे यहाँ पे आया होगा 4 के साथ आया होगा 4ht, है ना, मान लो ये इवेंट ले लिया। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, या सिर्फ 2 इवेंट लो, अभी 2 एलिमेंट लो इसमें, सो दिस इज वन इवेंट। इवेंट क्या है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो मैंने एक इवेंट बनाया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो आप क्या बोलोगे, 2/18। क्या ये सही है या गलत है? हाँ वही पूछ रहा हूँ, ये सही है या गलत है आंसर? सो दिस आंसर इज रॉन्ग। तो आप एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चंस आएंगे तो वहां 2/18 भी ऑप्शन रहेगा। अगर ये सेम क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो वहां 2/18 भी एक ऑप्शन होगा, बट दिस इज द रॉन्ग आंसर हेयर। क्यों? क्योंकि आपको देखना है कि क्या यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला लगा पाऊंगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम का जो फॉर्मूला है, क्या मैं यहाँ लगा सकता हूँ? आपको ये देखना पड़ेगा। तो उसके लिए रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्या रेस्ट्रिक्शन है? सैंपल स्पेस मस्ट बी फाइनाइट, जो कि यहाँ पे है 18 एलिमेंट है तो फाइनाइट है, एंड सैंपल स्पेस मस्ट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इनके जो भी आउटकम्स है सब इक्वली लाइकली होने चाहिए, मतलब दे हैव इक्वल चांसेस ऑफ अकरेंस। तो क्या ऐसा है यहाँ पे? तो देखो जैसे एग्जांपल के लिए 2h है तो इसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी देखोगे तो डाइस पे 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 थी और क्वाइन पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो इसकी एक्चुअली इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1/12 है। 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 ये हो गया। अब इस आउटकम की बात करो, इस आउटकम की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी अगर देखेंगे अकरेंस की, तो डाइस पे 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, क्वाइन पे हेड आने की 1/2, क्वाइन पे हेड आने की 1/2, तो कितना हो गया? 1/24 हो गया। सो इस पर्टिकुलर आउटकम के अकरेंस का चांस 1/24 है, यहाँ 1/12 है, तो इक्वली लाइकली नहीं है ना। इक्वली लाइकली तब होता है जब दे हैव इक्वल चांसेस ऑफ अकरेंस। तो अगर आप ऐसा लिखते हो 2/18, दिस इज अ रॉन्ग आंसर, ठीक है। हाँ उस तरह से कुछ होता, वो अगर इक्वली लाइकली है तो सही होता। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर क्या होगा इसका? तो अगर इस तरह 2 आउटकम है तो दिस प्लस दिस, तो मतलब इस तरह क्वेश्चंस एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन से सॉल्व होंगे, है ना। सो ये जो क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो इन कंडीशंस में फेल हो जाता है, जब सैंपल स्पेस या तो इन्फिनाइट हो जाए या सैंपल स्पेस के आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं हो, देन ये आपका जो सैंपल स्पेस है, मतलब देन उस केस में क्लासिकल डेफिनेशन नहीं लगा पाएंगे। अगर आप लगाएंगे तो आंसर गलत आएगा, ठीक है, दिस इज रॉन्ग आंसर। तो ये आपको समझने हैं। तो इसीलिए आता है हमारे पास, अब आता है नेक्स्ट क्या आता है, सो हमारे पास आता है अब एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड था, अभी आपको इतना पता होना चाहिए ना हमने क्या डिस्कस किया, कि सैंपल स्पेस क्या है, इवेंट्स क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम क्या होते हैं, क्लासिकल डेफिनेशन क्या है ना, सिग्मा फील्ड क्या होता है, ये हमने अभी डिस्कस किया। अब यहाँ पे आते हैं एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन क्या है प्रोबेबिलिटी का। जी सर जरा प्रीवियस साइड दिखाना तो। जी जी, ये वाला, नहीं इसके ये हाँ हाँ सर मैं क्या बोल रहा था, जो सेकंड कंडीशन हमारे सेटिस्फाई होती तो 2/18 आता है क्या सर? हाँ, अगर वैसा होता कि फाइनाइट, अच्छा तीसरा क्वेश्चन लिखता हूँ, चलो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो थर्ड क्वेश्चन इज, मान लो ऐसा है कि जैसे हम लिखते हैं ना कि 2 डाइस आर रोल्ड, ठीक, मान लो ये है, तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स आते हैं? डाइस है यहाँ पे ना, 36 हो जाएगा, 1 1 1 2 एंड सो ऑन 6 तक। तो इसमें देखो, अब इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम है, 36 आउटकम है, ईच आउटकम यहाँ इक्वली लाइकली है। क्यों? क्योंकि दोनों डाइस की बात है ना, तो ईच आउटकम की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी 1/36 एक्चुअली। सो यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम है,
ईच आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। अगर आपसे मैं पूछता हूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि सम ऑफ आउटकम्स, या मैं इसी पैटर्न पे कर रहा हूं जैसे मैं पहले करता था, इवेंट मैंने आपको दे दिया एग्जांपल के लिए कि यहाँ 2 3 है, 3 2 है एग्जांपल के लिए। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, कितना होगा? हाँ, सो यहाँ पे E has 2 elements and sample space has 36 and this is the correct answer here. मतलब 2 पेयर है और जो टोटल कितने आउटकम है वो 36 है, सही है ना सर? Yes, yes, correct. इसमें 2 elements हैं तो it has 2 outcomes, 2 पेयर है and वहाँ पे 36 पेयर है sample space में, so 2/36 correct answer हो गया. So this formula is valid because sample space has finite number of outcome and each outcome are equally likely to occur, they have equal chances of occurrence and that's why ये correct हुआ है. यहाँ ये incorrect हुआ because they were not equally likely, यहाँ incorrect हुआ because they were not equally likely, even infinite था यहाँ पे. Yes, sir. ठीक है, चलिए. सो ये था क्लासिकल डेफिनेशन, ठीक है, दिस वाज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. सो अब हमें डिस्कस करना है एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन. जी सर ये क्लासिकल डेफिनेशन के रैंडम वेरिएबल के टर्म पे डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जैसा होगा? यस यस एग्जैक्टली, वो जो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में जो पीएमएफ लेते हैं वो एक्चुअली क्लासिकल डेफिनेशन है. हाँ बिल्कुल, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म का ही सिचुएशन है वो. हाँ चलिए अब आते हैं एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन पे. तो बताइए जी, सो व्हाट इज एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी? तो यूजिंग एक्सियम्स वी डिफाइन प्रोबेबिलिटी हियर. सो एक्सियम्स क्या होते हैं? एक्सियम्स जैसे थ्योरम्स, कोरोलरी, लेमा, उसी तरह एक्सियम्स आता है. तो एक्सियम्स इज अ स्टेटमेंट विच डू नॉट नीड प्रूफ, ठीक है ना, जो सेल्फ प्रूव्ड होते हैं वो एक्सियम्स होते हैं, है ना. थ्योरम होता है कि स्टेटमेंट विच नीड्स प्रूफ. लेमा होता है कि जो थ्योरम को प्रूव करने में हेल्प करे. कोरोलरी होता है कि थ्योरम का जो एक छोटा सा रिजल्ट है वो कोरोलरी है. इस तरह से एक्सियम है ये. तो एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन है, तो एक्सोमेट्रिक एक्सियम से आया है. एक्सियम जो होते हैं वो स्टेटमेंट होते हैं दैट डोंट नीड प्रूफ. तो वी डिफाइन प्रोबेबिलिटी हियर थ्रू एक्सियम्स. सो व्हाट इज दैट डेफिनेशन, बताइए. किस कोई बताओ, कोई भी ट्राई करो. व्हाट इज एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी? याद करो और आप सोचो क्यों याद नहीं है आपको. एटलीस्ट जिन लोगों ने बीएससी एमएससी किया है या पहले प्रिपेयर किया तो यू शुड नो ना कि ये क्या होता है, एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन क्या होता है प्रोबेबिलिटी का. ये चीज़ है. ऐसा सेट फंक्शन एक को बोलने दो, कोई बोल रहा है उसको पूरा बोलने दो फिर दूसरा बोलना. हाँ जी पृथ्वी बताइए. एक ऐसा सेट फंक्शन हो जिसका डोमेन होता है वो सिग्मा फील्ड होता है, उसकी रेंज होती है 0 to 1. करेक्ट. कहता है कि लेकिन कुछ कंडीशन भी तो होता है ना. हाँ उसके फिर आगे कुछ तीन कंडीशन होते हैं. हाँ वही. उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. उसका टोटल सैंपल बेस की प्रोबेबिलिटी 1 होती है और उसका ये कितनी आ रहा है. ठीक है. 3 कंडीशन वहाँ भी है. सो एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन में भी 3 कंडीशंस है. लाइक जैसे वहाँ पे सिग्मा फील्ड में डेफिनेशन में 3 कंडीशंस थी कि कब कोई सेट ऑफ इवेंट्स सिग्मा फील्ड कब होगा. सेट ऑफ इवेंट्स मे बी अ सिग्मा फील्ड और मे नॉट बी अ सिग्मा फील्ड. तो आपको ये देखना होता है कि सेट ऑफ इवेंट्स सिग्मा फील्ड कब बनेगा, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं. ठीक है. तो यहाँ पे ऐसे ही एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की है. तो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी एक मेजर है, मतलब प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है. मेजर थोड़ा ना, मेजर भी है, प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है. तो यहाँ पे जो डेफिनेशन ये लोग लिखते हैं हाँ कि प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन. तो हर फंक्शन के पास डोमेन और कोडोमेन होता है ना. एवरी फंक्शन हैज डोमेन कोडोमेन या डोमेन और रेंज यू कैन से. सो इसके पास डोमेन और सो प्रोबेबिलिटी का डोमेन क्या है, ये वही सिग्मा फील्ड है. नहीं डोमेन नॉट रेंज. वो रेंज 0 to 1 ना, सिग्मा फील्ड. सो प्रोबेबिलिटी का डोमेन सिग्मा फील्ड है एंड रेंज 0 to 1 है, या कोडोमेन भी 0 to 1 ले सकते हो आप. तो मैं पहले डिफाइन कर देता हूं कि लेट ओमेगा बी सैंपल स्पेस
एंड चलो ये कैपिटल ए यूज करता हूं, दिस इज सिग्मा फील्ड, सिग्मा फील्ड associated with omega, this is sigma field associated with sample space, ठीक है। सो जो प्रोबेबिलिटी है या फंक्शन सेट फंक्शन ही बोलते हैं इसको, अ फंक्शन p फ्रॉम सिग्मा फील्ड 2 0 1 इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी फंक्शन इफ एंड ओनली इफ। सो डेफिनेशन में हमेशा इफ एंड ओनली इफ होता है, अगर इफ भी लिखा हुआ है तो मतलब उसका वही इफ एंड ओनली इफ है। सो क्या कह रहा है कि ओमेगा सैंपल स्पेस है, ए कोई सिग्मा फील्ड है एसोसिएटेड विथ सैंपल स्पेस, अ फंक्शन p फ्रॉम a to 0 1 सिग्मा फील्ड टू 0 1 इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी फंक्शन इफ एंड ओनली इफ द फर्स्ट कंडीशन इज, क्या क्या कंडीशन है बताओ, कि probability of E will be more than equal to 0 for all E belongs to sigma field। sigma field ध्यान रखना, sigma field set of events, ठीक है। sigma field क्या है, set of events हैं। sigma field के जो elements हैं वो events हैं, और sigma field को जो elements होंगे वो सबसेट होंगे sample space के, ठीक है। तो sigma field is set of events, डेफिनेशन अलग है, मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे याद रख सकते हो कि sigma field is a set of events। डेफिनेशन वो था कि लाइक a set of subsets of sample space that satisfy that three condition is called sigma field, वो है। लेकिन ऐसे याद रखने के लिए sigma field is set of events। so तो ये set of events हैं, ये sigma field के अंदर बहुत सारे events हैं, उन्हीं events की हम probability निकालते हैं। so E is one of the element of sigma field, any one arbitrary element, तो probability of any element that belong to sigma field is more than equal to 0। दूसरी कंडीशन है, पहली कंडीशन ये है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 या 0 से ज्यादा ही होगी, ठीक। दूसरी कंडीशन है कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो ये डेफिनेशन का पार्ट है, ये जो लिख रहा हूँ डेफिनेशन है, तो ये एक्सियम्स, यही एक्सियम्स के थ्रू लिख रहे हैं। सो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए। फिर तीसरी कंडीशन होती है कि इफ, हाँ यस, E1 E2 E3 E4 एंड सो ऑन, मतलब काउंटेबली मेनी इवेंट्स हैं। सो E1 E2 E3 E4 E5 इस तरीके से E1 E2 E3 एंड सो ऑन, दे आर पेयर वाइज डिसजॉइंट इवेंट्स। अब यहां पे मुझे पूछना पड़ेगा आप लोगों से, डू यू नो पेयर वाइज डिसजॉइंट इवेंट, डू यू नो म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट, दोनों डिफरेंट पता है। सो E1 E2 ENR ऐसी सेम वर्ड वहां आएगा, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। सो E1 E2 दिस आर पेयर वाइज डिसजॉइंट इवेंट्स, पेयर वाइज डिसजॉइंट इवेंट्स। देन ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट 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 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 एंड डॉट 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 चलता रहेगा, देख लो। सो ये है एक्सियोमेटिक डेफिनेशन, इसी को शॉर्ट में लिख सकते हैं, दैट इज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ AIs I फ्रॉम 1 to infinity is equal to summation probability of AIs I from 1 to infinity। ये इक्वलिटी सिर्फ इसीलिए आया है बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, है ना। जब भी इवेंट्स डिसजॉइंट होगा तो ये यूनियन की प्रोबेबिलिटी सम ऑफ प्रोबेबिलिटी के इक्वल हो जाएगी। तो ये डेफिनेशन है, इसका नाम है एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये डेफिनेशन है।
हाँ हाँ, पेयर वाइज डिजॉइंट जरूरी है, वही बोल रहा हूँ, पेयर वाइज जरूरी है। नहीं, हाँ हाँ, जरूरी नहीं है, सही। अगर पेयर वाइज डिजॉइंट तो म्यूचुअली हो ही जाएगा। अब आपको यहाँ पे जानना पड़े, Mutually means जी वही डेफिनेशन जानना पड़ेगा। सो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट इवेंट्स? चलो इवेंट्स, इवेंट इज अ सेट। हाँ, यस करेक्ट। तो यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए हाँ, यस यस यस, सही कह रहे हैं आप लोग। हाँ, E1 E2 डॉट डॉट डॉट, चलो फाइनाइट अभी के लिए En मान लेता हूँ, अभी के लिए समझिए n मान लो। इवेंट्स दिस आर पेयर वाइज डिसजॉइंट इफ एंड ओनली इफ क्या होता है? फॉर ऑल I डिफरेंट देन j, है ना। और I j क्या हो सकता है? 1 2 3 4 n तक कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं हम दूसरे डेफिनेशन पे। सो यहाँ मतलब हो गया E1 इंटरसेक्शन E2 5 है, E2 इंटरसेक्शन E3 5 है ना। तो यहाँ I हो सकता है कुछ भी 1 2 से n तक कुछ भी हो सकता है, j की वैल्यू 1 2 से n तक कुछ भी हो सकता है, बट कंडीशन है I j डिफरेंट रहेगा। तो लाइक E1 इंटरसेक्शन E2 5 है, E2 इंटरसेक्शन E3 5 है, इस तरीके से। अब आते हैं म्यूचुअली पे, म्यूचुअली डिसजॉइंट। हाँ, तो इसका क्या डेफिनेशन है? मैं बोलूं इवेंट्स, इवेंट्स E1, एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट का डेफिनेशन है और म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट का डेफिनेशन दोनों अलग अलग है। वर्ड म्यूचुअल यूज हुआ है दोनों में, लेकिन दोनों का डेफिनेशन अलग अलग है। तो है ना, हाँ, डेफिनेशन वहाँ अलग हो जाता है। सो E1 E2 En इवेंट्स, इवेंट्स E1 E2 En आर म्यूचुअली डिसजॉइंट इफ एंड ओनली इफ। कोई बताइए? नहीं नहीं, एक ही लाइन में, इसका डेफिनेशन एक लाइन में ही है। हाँ, इसका डेफिनेशन बस एक लाइन की है, इसमें एक ही कंडीशन है बस, वो E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4 इंटरसेक्शन En, ये फाई के इक्वल है। इतना ही डेफिनेशन है म्यूचुअल डिसजॉइंट का, यही समझना होता है। आप लोगों को जो याद आ रहा होगा म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट याद आ रहा होगा, ये है म्यूचुअली डिसजॉइंट का, इतना ही डेफिनेशन है बस। सर दोनों में क्या फर्क है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट में? बिल्कुल फ़र्क है। चलिए मैं एग्जांपल लिखता हूँ, आपको फ़र्क दिखेगा। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, लेट E1 इज 1 2, E2 इज मान लो 3 4, E3 इज चलो लेट से 2 3, अभी के लिए समझिए। और तो मैं आपको ऑप्शंस लिख रहा हूं, देख के बताओ। ऑप्शंस ये लिख रहा हूं मैं कि पहला ऑप्शन है कि जो इवेंट्स हैं, लेट दिस देन, ये जो इवेंट्स मैंने लिखे हैं, इवेंट्स इज सेट, सेट भी लिख सकता हूं मैं। इवेंट्स E1 E2 E3 R, पहला ऑप्शन है पेयर वाइज डिसजॉइंट बट नॉट म्यूचुअली डिसजॉइंट। ठीक है, आपको सोचना है अभी, फिर आंसर बताना पूछूंगा तो। दूसरा ऑप्शन है म्यूचुअली डिसजॉइंट बट नॉट पेयर वाइज डिसजॉइंट। तीसरा है बोथ पेयर वाइज एंड म्यूचुअली डिसजॉइंट।
चौथा है नाइदर पेयर वाइज नॉर म्यूचुअली डिसजॉइंट। ठीक है, सोच के बताइए। चलिए, तो कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो अभी मैं एक एग्जाम्पल ये लिखा हूँ। पहला, मान लो ये पहला क्वेश्चन है मेरा, ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन बना देता हूँ। चलिए, यहाँ भी वही 4 ऑप्शन है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मतलब वही 4 ऑप्शन हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं, सेम सेम जो ऊपर लिखा है वही 4 ऑप्शन यहाँ हैं। तो इसमें भी डी, इसमें भी डी, डी फॉर दिल्ली, बॉम्बे। ओके, बी मतलब बॉम्बे, डी मतलब दिल्ली। कुछ लोग पहला कर रहे हैं दिल्ली, दूसरे का बॉम्बे, ऐसा कहना चाह रहे हो या उल्टा? बॉम्बे फिर दिल्ली, ऐसा? है ना, यहाँ एबीसीडी में यही स्टेटमेंट यहाँ भी है, मैं लिखा नहीं हूँ, कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। तो जो एबीसीडी यहाँ है वही एबीसीडी यहाँ भी है। दोनों का बी हो रहा है। अच्छा, दोनों का बी हो रहा है। अभी मुझे पता नहीं, मैं चेक करूंगा, आप लोग पहले चेक कर लो। थर्ड क्वेश्चन E1 में है 1, E2 में है 2 और E3 में है 3। यहाँ भी 4 ऑप्शन है, सेम ऑप्शन है। चौथा क्वेश्चन है, ओके, तो यहाँ पे सी लग रहा है। ठीक है, वो देखते हैं, मतलब पता नहीं आंसर क्या है, वो तो चेक करेंगे। फोर्थ में मान लो मैं बनाता हूँ चलो पहले देखते फिर फोर्थ बनाता हूँ, यहाँ देख लो पहले। ठीक है, तो जैसे हमें जब भी पेयर वाइज चेक करना होता है, हम क्या चेक करते हैं? वी टेक 2 एट अ टाइम। ठीक है, वी कंसीडर 2 एट अ टाइम। ऑल पेयर मस्ट बी डिसजॉइंट। ठीक है ना, ऑल पेयर मतलब एनी 2 यू चूज, दिस शुड बी डिसजॉइंट। सो क्वेश्चन यहाँ पे, क्या E1 E2 डिसजॉइंट है? E1 इंटरसेक्शन E2 इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, ओके। E2 E3 डिसजॉइंट है? नहीं है, सो इट इज नॉट पेयर वाइज डिसजॉइंट, है ना। पेयर वाइज डिसजॉइंट तब होता when they are disjoint with all pairs. So you consider any 2 pair, you consider any 2 sets, so this would be disjoint. So all pair must be disjoint. तो यहाँ E2 and E3 are not disjoint, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास कि E2 intersection E3 is not empty set, so we cannot say they are pairwise disjoint. pairwise disjoint तब बोलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में, सो आपको है ना, डेफिनेशन हर जगह है, समझना इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि EI इंटरसेक्शन EJ शुड बी 5 फॉर एनी I डिफरेंट दैन J। तो अभी I को तुम 2 लो और J को 3 लो, तो E2 इंटरसेक्शन E3 5 आना चाहिए, जो कि आपका नहीं आ रहा है, उसमें 3 कॉमन है ना। सो मीन्स पेयर वाइज डिसजॉइंट तो नहीं है, सही बताया आप लोगों ने। म्यूचुअली डिसजॉइंट के लिए क्या है, एक ही कंडीशन है कि बस आपको ये देखना है कि E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 क्या आ रहा है, ये E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन, इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या है? 5 है। सो सिंस all 3 taken together has no common element, तो means they are mutually disjoint। तो सही बताया आप लोगों ने। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछो, तो आपको डेफिनेशन समझना है, अगर कंफ्यूजन है तो बोलो।
अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो इस पहले वाले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं फिर, टाइम है ना हमारे पास। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, हाँ अभी है 10 मिनट, ठीक है ना। चलो सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास कि अब यहाँ अगेन E1 इंटरसेक्शन E2 फाई है क्या? नो, है ना। यहाँ पे E1 इंटरसेक्शन E2 तो 2 आ गया जो कि फाई नहीं है, सो इसका मतलब दे आर नॉट पेयर वाइज डिसजॉइंट। तो ये भी पेयर वाइज डिसजॉइंट नहीं है, म्यूचुअली है। सो E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 चेक करो, ये क्या आ रहा है? तीनों में कुछ कॉमन है, ये भी फाई है। अच्छा ये तो फाई है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक्चुअली पेयर वाइज तो नहीं है, म्यूचुअली। यहाँ भी ठीक ही वही बात आ गई। चलो अब यहाँ पे आते हैं। सो यहाँ पे क्या है, E1 इंटरसेक्शन E2 कुछ भी कॉमन नहीं है, E2 इंटरसेक्शन E3 कुछ भी कॉमन नहीं है, E1 इंटरसेक्शन E3 कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है। म्यूचुअली E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 उसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है। सो ये पेयर वाइज और म्यूचुअली दोनों डिसजॉइंट है। सो पेयर वाइज म्यूचुअली जिन्होंने बताया सही बताए। अब फोर्थ वाला आते हैं जो मैं लिख रहा था। देखो फोर्थ जैसे है 1 2 3, E2 है मान लो 2,4, E3 है 1,2। अब बताइए क्या है ये? इसमें भी 4 ऑप्शन आपके पास है। इस क्वेश्चन में भी यू हैव 4 ऑप्शंस। A B C D यहाँ भी ठीक है ना। तो सो नाइदर हो गया है ना। अच्छा तो अभी तुम एक नोटिस करो, इन दो क्वेश्चन में बी ऑप्शन ट्रू हुआ है, इसमें सी ट्रू हुआ है, इसमें डी ट्रू हुआ है। क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल हम बना सकते हैं जहां ए ऑप्शन ट्रू हो जाए? हाँ, सो वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एनी एग्जाम्पल जिसमें ये हो कि पेयर वाइज डिसजॉइंट हो और म्यूचुअल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये थ्योरम है। अच्छा हाँ हाँ, वहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स में वो ऐसा मिलेगा, वहाँ रिवर्स थ्योरम होता है। मैं आपको याद दिला दूँ कि अभी म्यूचुअली और पेयर वाइज के बीच डिसजॉइंट में जो रिलेशन है इंडिपेंडेंट में, वो वहाँ रिवर्स हो जाता है। मतलब यहाँ पे पेयर वाइज डिसजॉइंट इंप्लाइज म्यूचुअली डिसजॉइंट, वहाँ उल्टा होता है, म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इंप्लाई पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। तो ये आपको समझना पड़ेगा, बट आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर किसी किताब मैंने ऐसा देखा था। तो आपको देखना पड़ता है कि एक जगह डिसजॉइंट है, एक जगह इंडिपेंडेंट है। तो डिसजॉइंट में होता है कि अगर वो पेयर वाइज डिसजॉइंट है देन दे मस्ट बी म्यूचुअली डिसजॉइंट। इंडिपेंडेंट में है इफ दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट देन दे मस्ट बी द, इफ दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट देन दे मस्ट बी द पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। ये है, तो आपको समझना डिफरेंस। तो यहाँ देखो मैं आता हूँ डेफिनेशन में वापस। इसने कहा है कि यू टेक एनी टू पेयर कॉमन, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो अगर ऐसा सिचुएशन हुआ तो अगर तुम सबका एक साथ कॉमन हो तो कभी नहीं मिलेगा वो। तो मतलब पेयर वाइज है तो म्यूचुअल तो हमेशा रहेगा, बट ये इसको इम्प्लाई नहीं करेगा, है ना। अभी अपने एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल एक मिला हमें। सो अभी जिनका क्वेश्चन था क्या डिफरेंस है, आपको समझ आ रहा होगा। सो थ्योरम ये है, सो द थ्योरम इज, यहां मैं थ्योरम लिख देता हूं कि पेयर वाइज डिसजॉइंट will imply mutually disjoint। मतलब the events which are pair wise disjoint they must be mutually disjoint। ठीक है ना, ये है। उल्टा सही नहीं है, mutually disjoint sets या mutually disjoint events may not be pair wise disjoint। ठीक है, सो ये है। सो म्यूचुअली डिसजॉइंट है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। सो पेयर वाइज डिसजॉइंट दिस बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। क्यों ट्रू? एग्जांपल हमारे पास, हाँ मतलब कन्वर्स। देखो थ्योरम क्या होता है
कि थ्योरम ये एक स्टेटमेंट है, इट हैज नो काउंटर एग्जाम्पल, इसलिए ट्रू है। अगर इफ यू फाइंड वन काउंटर एग्जाम्पल अगेंस्ट इट, इट विल बी फॉल्स। तो कन्वर्स ट्रू नहीं है, इसका मतलब है कि देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स दैट डू नॉट अलाउ म्यूचुअल डिसजॉइंट टू बी पेयर वाइज डिसजॉइंट। फॉर एग्जाम्पल वन वी हैव ऑलरेडी हेयर। सो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमारे पास था ना, यही वाला एग्जाम्पल है कि ये म्यूचुअली तो है, पेयर वाइज नहीं है। तो ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है लेकिन पेयर वाइज, सॉरी म्यूचुअली डिसजॉइंट है लेकिन पेयर वाइज डिसजॉइंट नहीं है। बट यू विल नॉट हैव एनी एग्जाम्पल जहाँ पे कन्वर्स हो। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज द थ्योरम, मतलब इफ इट इज पेयर वाइज डिसजॉइंट देन इट इज म्यूचुअली डिसजॉइंट। अब म्यूचुअली डिसजॉइंट मे बी पेयर वाइज डिसजॉइंट और मे नॉट बी, ठीक है ना, जो है म्यूचुअली डिसजॉइंट मे बी पेयर वाइज डिसजॉइंट और मे नॉट बी पेयर वाइज डिसजॉइंट, एनीथिंग मे बी हैपन। सो रिमार्क ये लिख रहे हैं हम कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट ट्रू, ठीक है, कन्वर्स ऑफ एबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। ऊपर थ्योरम का कन्वर्स क्या है, ट्रू नहीं है। तो ये तो इस पे आ गया, मेनली हम स्टार्ट यहाँ से किए थे, है ना, क्लास अभी यहीं से स्टार्ट हो रहा था और यहीं पे खत्म हुआ है, बाकी भी बैकग्राउंड डिस्कस कर रहे थे हम जो पीछे की चीज़ें हैं। तो अभी ये हमने जो लिखा है ये एक्सोमेटिक डेफिनेशन है। तो यहाँ पेयर वाइज डिसजॉइंट कंडीशन है, म्यूचुअली डिसजॉइंट नहीं है। तो पेयर वाइज में ये है कि इफ़ यू चूज एनी टू देयर इंटरसेक्शन विल बी एम्प्टी सेट, ये पेयर वाइज है। तो उस केस में क्या होगा, यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी है वो सम के प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल हो जाएगा। तो ये डेफिनेशन है, इसको डायरेक्टली तुम यूज कर सकते हो। जैसे कोई ऐसा प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस 1 है, ये एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन का पार्ट है। ईच इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी और ये होगा। अब इसके यूज, इससे आगे हम बाकी फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सो इसको मैं अगले क्लास में कंटिन्यू करूंगा। तो अभी हमने आज सिर्फ बेसिक डिस्कस किया है, बाकी पीछे एक बार देख लेना तुम लोग जिनको बैकग्राउंड अभी स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिनका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, यू जस्ट गो थ्रू बेसिक्स एक बार। इवन तुम्हें आश्चर्य होगा कि ये डेफिनेशन क्लास 12th के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आप जाके चेक करो। 11th की जो क्लास 11th की एनसीईआरटी बुक है उसमें ये डेफिनेशन लिखा हुआ है वहाँ पे। अभी मैं जब बैच 00 में करा रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई, लेकिन तो हम ध्यान नहीं देते हैं, है ना। और अभी कुछ लोग एमएससी कर लिए तब भी याद नहीं है, क्योंकि हम भूल जाते हैं, जब रिवाइज नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं, रिविजन करेंगे तो याद रहेगा ये चीज़ें। ओके, तो इसको अगले क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ मैं। फिर अभी तो थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर साथ में क्वेश्चंस भी करेंगे, पहले बेसिक्स एक बार। सो इसके पहले की चीज़ें देख लेना, इवेंट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है, ये सब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, ये जस्ट जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, जिन लोगों ने देखा है ठीक है, बाकी जिन लोगों ने देखे हैं तो जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम। जब तक मैं 4-5 क्लासेस थ्योरी पढ़ाऊंगा तब तक तुम 400-500 क्वेश्चन सॉल्व कर लो। इवन वो टॉपिक है जो मैंने नहीं पढ़ाए हैं, आप तो थोड़ा बहुत जानते हो ना, जस्ट सॉल्व क्वेश्चन, क्योंकि एंट्रेंस क्वालिफाई करने का सोल पर्पस है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। अदरवाइज आप ज्ञान कितना भी ले लो, कितने भी चीज़ें आपको पता, अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे, आंसर नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपका एंट्रेंस क्लियर होगा ही नहीं। क्योंकि उनको इससे मतलब नहीं है कि आप कितने ज्ञानी हैं, उसको ये मतलब है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, आपको एंट्रेंस में ऑप्शन टिक कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, कुछ पूछना है किसी को? नहीं, सेम है, दोनों सेम है। सिग्मा अलजेब्रा, सिग्मा फील्ड, इवेंट स्पेस, दे आर सेम वर्ड। अलजेब्रा थोड़ा अलग होता है। अलजेब्रा में क्या होता है, जस्ट अलजेब्रा यूज करता है, जस्ट फील्ड यूज करता है, तो वहां पे ये काउंटेबल जो सेट ले रहा हूं वो फाइनाइट सेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो सिर्फ अलजेब्रा की बात करेगा या सिर्फ फील्ड की बात करता है प्रोबेबिलिटी के सेंस में या मेजर के सेंस में, तो वहाँ काउंटेबल सेट के बजाय वहाँ फाइनाइट सेट लेना पड़ेगा। डेफिनेशन फाइनाइट सेट के लिए है, अलजेब्रा के लिए। तो सेम चीज़ है, जहाँ अलजेब्रा अभी इस बार जैम में आया था सिर्फ अलजेब्रा पे क्वेश्चन, तो वो अलजेब्रा मतलब सिग्मा फील्ड की बात कर रहा है, फील्ड की बात कर रहा है एक्चुअली, ये है। तो ये हमारे फील्ड का है, तो इसको मैं अगले क्लास में यहीं से कंटिन्यू करूंगा। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है जिसका डोमेन सिग्मा फील्ड है, रेंज 0 to 1 है, और प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है। और प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी तब बोलेंगे अगर वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। और इसके बाद बहुत सारे थ्योरम्स हैं, तो वो भी ऑब्वियसली सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वो आगे आएगा कि जैसे अभी पढ़ेंगे हम लोग ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस B क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या है ना, डिफरेंट सिचुएशंस हैं, A डैश इंटरसेक्शन B डैश क्या है, तो ये सब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
तो ये चूंकि जो आपका सिलेबस है, जो आपका सिलेबस अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो मैंने वैसे भी एक्सोमेट्रिक डेफिनेशन ही लिखना शुरू किया था, लेकिन इसके पीछे जो बैकग्राउंड में चीज़ें हैं वो भी पता होना चाहिए। तब ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन चूंकि मुझे सबको साथ लेके चलना है तो मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, ठीक है। बाकी आप प्रॉब्लम सॉल्व करो, ग्रुप में जो भी असाइनमेंट्स आ रहे हैं अभी आएंगे, मैं भेजूंगा रात को, तो यू स्टार्ट सॉल्विंग। आप देखो कई बार ना आपको बहुत कम नॉलेज होगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, और वैसे बच्चे एंट्रेंस इजीली निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो द थिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग इज थोड़ा सा डिफरेंट है उससे, बस आपको देखना होता है प्रॉब्लम में क्या पूछा है, क्या निकालना है, अगर वो जान गए तो उतना ही काफ़ी है। और ऐसे कर करके जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कॉन्सेप्ट खुद ही बिल्ड होता चला जाएगा, तो आपको टॉपिक खुद ही एक टाइम बाद खूब क्लियर हो जाएगा कि कहाँ क्या गलती नहीं। कैसे अभी आज तुमने देखा होगा क्लासिकल डेफिनेशन में कई लोगों को नया लगा होगा कि अच्छा यहाँ ऐसा भी होता है, क्योंकि हम ध्यान से नहीं करते ना। जब तुम क्वेश्चन करोगे और गलत हो जाएगा तुम्हारा आंसर, तो तुम वहाँ रियलाइज़ करोगे गलती क्यों हुआ, तो अगर उसको तुम समझ गए गलती क्यों हुआ तो नेक्स्ट टाइम वैसी गलती नहीं होगी। और ऐसे ही आप बहुत सारी गलतियां कर करके बहुत सारे कॉन्सेप्ट ठीक कर सकते हैं अपने। तो उसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तभी तो गलतियां होंगी, तो पता चलेगा ये गलती क्यों हुई। क्योंकि आपके आंसर गलत कब आते हैं, या तो आप कहीं सिली मिस्टेक कर रहे हो तो वो अलग है, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम है या आपको नहीं पता है चीज़ें कैसे करनी है। तो ये है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करते तो पूरी चीज़ें यूज़ हो जाती हैं। तो इसलिए अल्टीमेट पर्पस है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, तभी जाके आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर पाओगे, है ना। ये कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि आप आधा सॉल्यूशन लिख दोगे तो पार्शियल मार्क देके वो कर देगा। आप सही ऑप्शन टिक करोगे मार्क्स मिलेंगे, गलत ऑप्शन टिक करोगे नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज़ें हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, फिर अभी के लिए यहीं स्टॉप करता हूँ। जिनके डाउट्स हैं, डाउट चाहे कॉन्सेप्ट का हो या कुछ क्वेरी हो या कुछ पूछना हो या जो भी डिस्कस करना हो, तो भी 11 से 12 डाउट क्लास होगी, तो आप वेट कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, बाकी लोग जा सकते हैं जिनको डाउट्स नहीं है तो।